तो कल के लेक्चर में मेरे भाई यहाँ तक हो गया था रंजीत सिंह जी के बारे में। 1838 में त्रिपक्षीय संधि जो हुई थी, किनके किनके बीच में हुई थी? ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य हुई थी। कल यहाँ तक लेक्चर हो गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम ले चलते हैं। बहुत ही समझिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सारा PYQ भी है और प्लस जितने भी जो भी क्वेश्चन हैं सब बेहद ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। चलिए तो आज मैं आपको शुरू करता हूँ रंजीत सिंह की प्रशासन व्यवस्था से। रंजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता था? खालसा की सरकार, मतलब ये इनका पंथ था खालसा पंथ। रंजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता था? खालसा सरकार या खालसा पंथ। रंजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? 5 मंत्री। कौन कौन? रंजीत सिंह जी के मंत्रिमंडल जो थे, रंजीत सिंह के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री थे राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री थे फकीर अजीजुद्दीन, रक्षा मंत्रालय के मंत्री थे दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलावा, इनके रक्षा मंत्री थे। अर्थ मंत्री थे भगवान दास, अर्थमंत्री भगवान दास। एक मंत्री, एक पद और था, सादर द दयोढी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? पंजाब के डोगरे सामंतों के किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी गई थी? तो पहला थे ध्यान सिंह, दूसरा गुलाब सिंह और तीसरा सुचेता सिंह। 3 भाई थे जिनको राजा की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? 12 विभाग था कार्यरत, जिसमें कुछ 4 महत्वपूर्ण विभाग जो हैं, दफ्तर ए आब बाब उल माल, मतलब इसमें था, इस विभाग में भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। दफ्तर ए तोहिजात, इस विभाग द्वारा राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था की जाती थी। दफ्तर ए तोहिजात में राज परिवार की जो व्यय आदि की व्यवस्था थी वो की जाती थी। दफ्तर ए रोजनामचा, यह राजा के प्रतिदिन का व्यय रखता था। दफ्तर ए मवाजाब, यह विभाग सैनिक व असैनिक क्रमिकों के वेतन का हिसाब रखता था। चलिए, प्रांतों में बटे सिख राज्य को किस नाम से जाना जाता है? सूबा के नाम से जाता था सिख राज्य जो बटे हुए थे जिनको। रंजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे प्रमुख थे? 4। लाहौर प्रमुख, मुल्तान प्रमुख, कश्मीर प्रमुख और पेशावर प्रमुख। रंजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे प्रमुख थे? तो 4। पहला लाहौर, दूसरा मुल्तान, तीसरा कश्मीर और पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? नाजिम कहलाता था। प्रत्येक सूबे का अधिकारी नाजिम कहलाता था। सूबों का बंटवारा किसमें किया गया था? परगने में किया गया था। परगने में परगना का मुख्य कौन होता था? प्रमुख कारदार। परगने का प्रमुख कौन होता था? कारदार। और कारदार का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था के साथ राजस्व की एकत्रित करना। शांति व्यवस्था के साथ राजस्व टैक्स एकत्रित करना। परगनों का बंटवारा किसमें किया गया था? तालुक में। परगनों का बंटवारा तालुक में किया गया था। और प्रत्येक तालुक में कितने मौजे यानी गांव थे? 50 से 100 गांव थे। प्रत्येक तालुक में कितने मौजे यानी गांव थे? तो 50 से 100 गांव थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? मौजा या गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राज्य व्यवस्था के बारे में।
रंजीत सिंह की प्रशासन में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व इनका प्रमुख स्रोत था इनकम का। चलिए, भू राजस्व उपज का कितना प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था? 33 से 40% के मध्य लिया जाता था राज्य द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, प्रारंभ में भू राजस्व, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो बटाई प्रथा पर। प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो बटाई प्रथा पर। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? तो 1823 ईस्वी तक चलता रहा। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? 1823 ईस्वी तक चलता रहा। 1824 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन में थी? तो कनकूत व्यवस्था प्रचलन में थी। कौन व्यवस्था? कनकूत व्यवस्था। कनकूत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार से की जाती थी? तो इनमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी कनकूत व्यवस्था में। कनकूत मतलब नगद दीजिए, नगद की लूट। कनकूत नगद की लूट, ऐसे याद रखना है, टंग इसको ऐसे करना है, कनकूत नगद की लूट। नीलामी योजना में क्या प्रावधान किए गए थे? इस योजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दिया जाता था। जिनकी ज़्यादा मतलब कि शेयर रहेगा, डाक रहेगा, उनको दिया जाएगा। चलिए सैन्य प्रशासन, अब रंजीत सिंह की सैन्य प्रशासन देख लिया जाए। किसके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था? रंजीत सिंह। किनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था? रंजीत सिंह की व्यवस्था को, सैन्य व्यवस्था को। फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? नियमित सेना। फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? नियमित सेना। फौज ए खास का विभाजन किया गया था घुड़सवार, पैदल एवं तोपखानों में। फौज ए खास का विभाजन किया गया था। घुड़सवार एक अलग सेना हो गया, उनके मंत्री पैदल मंत्री, और तोपखाने के, और उसको क्या बोलते हैं, तोपलची। 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को। 1822 में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को। रंजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड 1838 ईस्वी में कहा था। रंजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? घुड़सवारों की फौज लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था 1838 में। नियमित पैदल सेना का प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? नियमित पैदल सेना की प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? इटालियन सेनापति बंतुरा की। एक से एक क्वेश्चन यहाँ है मेरे भाई। इटालियन सेनापति बंतुरा की। तोपखाने के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? इलाही बख्श को। तोपखाने के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इलाही बख्श को नियुक्त किया गया था। गोला बारूद व तोपखाने बनाने के कारखानों कहाँ लगवाए गए थे? लाहौर और अमृतसर में। गोला बारूद, तोपखाना, ये सब बनाने का कारखाना लाहौर और अमृतसर में था। फौज बे कवायद किस प्रकार की सेना थी? अनियमित सेना था, इरेगुलर आर्मी। इरेगुलर फोर्स बोले या इरेगुलर आर्मी। ये फौज बे कवायद किस प्रकार की सेना था? अनियमित, मतलब इमरजेंसी, जरूरत पड़ने पर लाया जाता था। न्याय प्रशासन, सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? नाजिम का। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? नाजिम का। अदालत ए आला, सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित था? लाहौर में। अदालत ए आला, सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित था? लाहौर में। अदालत ए आला लाहौर में खुलेगा सर्वोच्च न्यायालय का ताला।
अदालत आला, लाहौर में खुलेगा सर्वोच्च न्यायालय का ताला। इस तरह से ऐसे टंग रखना है, इसको याद करना है। रंजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1839 ईस्वी में। रंजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1839 में। 1839 में। रंजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उससे कुरूप व भद्दा व्यक्ति नहीं था? बैरन ह्यूगल ने। रंजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उनसे कुरूप व भद्दा व्यक्ति नहीं था? बैरन ह्यूगल ने। बैरन ह्यूगल ने। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? खड़क सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? खड़क सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। अब रिवोल्ट ऑफ 1815, 1857 का विद्रोह, जिसे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने की संदेह। पता था ना आपको? चर्बी वाली कारतूस। आ रहा है क्वेश्चन, आगे आएगा। सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? मेरठ में। सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? मेरठ में भड़की थी। मंगल पांडे जी भड़काए थे, हमारे देश के वीर सपूत मंगल पांडे, जिन्होंने इस सिपाही विद्रोह की आग को शुरू किया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 ईस्वी में। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? बैरकपुर विद्रोह से 29 मार्च 1857 से। बैरकपुर विद्रोह से 29 मार्च 1857 से। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 6वीं कंपनी। 6वीं कंपनी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 6वीं कंपनी के ये क्या थे? सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरे भाई, आया भी है और आएगा भी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, उनकी बढ़ती गतिविधियां, अपने धर्म के बारे में ज़्यादा प्रचार ये लोग भी कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेर्से। लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेर्से। बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेर्से। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिरजिस कादरी ने। किसने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिरजिस कादरी ने। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, जिन्हें बेगम ऑफ हजरत महल कहा जाता था। बेगम हजरत महल, उन्हीं का बेटे थे बिरजिस कादरी लगता है। 30 मई 1857 को विद्रोह ये
नेतृत्व में लखनऊ में आगे बढ़ा था। इनके नेतृत्व में, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद के थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से ये अगुवाई कर रहे थे। अहमदुल्ला शाह फैजाबाद द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? फैजाबाद में की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस। 3 अधिकारियों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउट्रम। अब 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउट्रम। 14 सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? जनरल जॉन निकलसन। जनरल जॉन निकलसन क्या हुआ था? 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में घायल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। 1857 में संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को 20 सितंबर 1857 के निकलसन के नेतृत्व में। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः एकत्रित किया था? अधिकृत किया था दिल्ली को 20 सितंबर 1857 को कर्नल निकलसन ने। चलिए नेक्स्ट, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? सर ह्यू व्हीलर था। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर ह्यू व्हीलर था। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 5 जून 1857 को। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 5 जून 1857 को। नाना साहब और उनका नाम था धोधुपंत कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब उर्फ धोधुपंत कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के समय किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यही तात्या टोपे थे और मित्र मान सिंह था, जिन्होंने अपने मित्र को धोखा दिया और अंग्रेज के समर्थन में चला गया और तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया गया। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। तात्या टोपे की फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद यानी प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? जनरल नील ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? जनरल नील ने किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना
लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ स्थित है? वाराणसी में जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई एसएससी सीजीएल में। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? जनरल ह्यूरोज। 17 जून 1858 को। एक कहानी रानी लक्ष्मीबाई का याद होगा, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। वही सवार था जनरल ह्यूरोज और वहीं पर लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई थी 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? ह्यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? ह्यूरोज ने कहा था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? अवध की थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? अवध की थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा में। जन्म हुआ 27 दिसंबर 1797 को आगरा में। मृत्यु हो गया 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। वाह जी वाह, आगरा में जन्म हुआ, दिल्ली में मर गए मिर्जा गालिब साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। ये भी बिहार के बीपीएससी क्वेश्चन में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। 1857 के दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, जमींदार कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को किस जगह में शामिल हुए थे? आरा से शामिल हुए थे। ये वीर कुंवर सिंह आरा से शामिल हुए थे। आरा जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? जगदीशपुर बिहार के निवासी थे। पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? वही कुंवर सिंह। इस तरह से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है मेरे भाई। 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर ही केंद्र था। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? बिहार का भाग प्रभावित रहा था पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर। ये सब इलाका प्रभावित था 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित था? तो बिहार का प्रभावित भाग मुंगेर था। मुंगेर में इसका प्रभाव नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोहियों को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, वो बिहार था। वो कौन था? बिहार था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? अंतिम लड़ाई लड़ी थी अप्रैल 1858 में। अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे अप्रैल 1858 में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? आउबा के ठाकुर कुशल। आउबा के ठाकुर कुशल 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिए थे। आउबा के ठाकुर कुशल। वाह, क्या हमारे भारत के वीर योद्धा थे मेरे भाई।
राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? अजमेर, नीमच, आउबा। राजस्थान में आउबा पड़ता है, अजमेर, नीमच, आउबा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर और चित्तौड़गढ़। ये क्रांति 1857 की क्रांति का कोई स्थल नहीं था। यहाँ कुछ पता तक भी नहीं चला था, पता चला था लेकिन यहाँ ज़्यादा एक्टिविटी इस 1857 के विद्रोह को लेकर के नहीं था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनी राम दत्त। 1857 में असम के क्रांति के नेता दीवान मनी राम दत्त। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जफर ने लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और भी बहुत सारे नेता लोग लिए थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह, उधम सिंह। 1857 के पहले ही इन लोगों को हमारे देश के वीरों, भारत माँ के वीरों को फांसी दे दी गई थी। अंग्रेज डर से फांसी दिया था। अगर ये रहते तो 1857 के विद्रोह की बात ही कुछ और थी। ये लहक कितनी ऊंचाई तक जाती मेरे भाई कि अंग्रेज उसी समय मुझे लगता है कि निकलना पड़ता, खाली करना पड़ता। लोग जब हमारे बहुत सारे वीर योद्धा जो उस टाइम रहते अगर जिंदा तो ये कर सकते थे। 1857 के विद्रोह एक नज़र में देखिए कि कहाँ से कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज कौन कौन था जो युद्ध को रोक रहा था या फिर मारने का काम कर रहा था। दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर और जनरल वक्त खां थे और वहाँ ब्रिटिश दमन करता था जॉन निकोलसन और हडसन। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल और बिरजिस कादरी साहब थे। कॉलिन कैंपबेल दमनकर्ता ब्रिटिश था। कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे थे। यहाँ भी दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल था। झांसी और ग्वालियर से थे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे। यहाँ का सेना था, दमन करता था जनरल ह्यूरोज ब्रिटिश। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ का ब्रिटिश दमन करता था कैंपबेल। बरेली से थे खान बहादुर खां, यहाँ भी दमन करता था कैंपबेल। इलाहाबाद से थे लियाकत अली, यहाँ भी दमन करता था कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार से थे बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह। मेजर विलियम टेलर और बिसेंट आयर यहाँ दमन करता था। कोटा राजस्थान से थे जयदयाल हरदयाल। असम से थे मनीराम दत्त। मेरे भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन फंसना ही है यहाँ से मेरे भाई। याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे मेरे भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? देवी सिंह ने किया था। मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? देवी सिंह ने किया था। अगर आप चाहें तो पूरा का एक बार एक झलक में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए मेरे भाई। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए आप यहाँ फोटो ले सकते हैं, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? सादत खान ने। इंदौर से अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? सादत खान ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? सोच लीजिए, ग्वालियर के सिंधिया वंश, ये सबसे ज्यादा अंग्रेज का चाटुकारी किया था ग्वालियर के सिंधिया वंश ने। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? वाह, लॉर्ड कैनिंग कहा था, खुलेआम बोल दिया था अंग्रेज यहाँ कि किस तरह से और कितना ये अपनापन तरह से ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। यही होता है मेरे भाई कि जब घर में ही विभीषण हो तो रावण का तो कत्ल होना ही है मेरे भाई। यही सब भारत माँ के दाव पर लगाने वाले लोग हैं, जैसे राजस्थान के या ग्वालियर के सिंधिया लोग।
जैसा लॉर्ड कैनिंग भी इन्होंने कहा कि अगर विद्रोह में सम्मिलित हो जाए सिंधिया परिवार भी तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। सोचिए, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार वर्ग नहीं था। साहूकार को डर था कि मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, लूट जाएंगे। जमींदार को डर था कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगी। वाह जी वाह। आज दूसरा कोई आकर आपकी जमीन से टैक्स ले रहा है, चुप है। और डर था कि जमींदार थे कहीं अंग्रेज कब्जा ना कर ले। यही दिक्कत है मेरे भाई। अगर सभी लोग साथ, यही होता है कि कोई किसी जगह एक आदमी एक बंदूक की नोक पे या किसी चीज़ की नोक पे गलत काम करके चला जाता है और हम हजारों लोग मुंह देखते हैं। रीजन यही है, हर किसी को डर होता है अपने को खो जाने का। अरे वो तो चाहते तो उतना भीड़ मिलकर उसी समय उसको सजा दे सकते थे, जिंदगी या मौत की सजा मिल सकती थी मेरे भाई। लेकिन उतना हिम्मत शायद सुरमे और बिरले लोगों में ही होती है। 1857 के विद्रोह में जैसे मंगल पांडे थे और भी हमारे बलिदानी नेता थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 1857 में अपने आप को कुर्बान किया था मेरे भाई। और इसी में कितने कितने लोगों ने अंग्रेजों को साथ देकर पूरा गोलमाल किए थे। जी, 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? कृषक, गरीब तबके के लोग लिए थे भाग। जब यहाँ पैसे वाले लोग लेते तो अंग्रेज कहाँ टिकता? कृषक, खेतीहर मजदूर, बताइए। आज खून खौलता है मेरे भाई। क्या बताऊं कि ये सब विद्रोह का हिस्सा थे और ये सब मौज करने के लिए थे। बताइए। जय हो मेरी भारत माता। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? शिक्षित मध्य वर्ग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 1862। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। 1855 से 1858, 1855 से 1858 तथा 1859 से 1865, 1859 से 1865 तक ये था पामस्टन। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो पहला कारण था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। उद्देश्य की एकता की, लड़कर करना क्या है, आगे क्या करना है, इसकी कोई रियलिटी और क्लियरिटी नहीं थी। थर्ड नंबर में क्या है? भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सोचिए। 4, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सुसज्जित तथा संगठित थे। उतनी व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान के लोगों के पास नहीं थे। ये सब भी कारण था। चलिए नेक्स्ट। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। वहाँ के स्थानीय शासक क्या किया था? क्रांतिकारी को साथ नहीं दिया था, छोड़ दिया था कि तुम लोग मरो, हमारी संपत्ति है चली जाएगी। वाह जी वाह। देश चला जाएगा उसका गम नहीं है, संपत्ति चले जाएगा उसका गम है। किसने भारतीय राज में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था? 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को समझिए मृत बना दिया था। कुछ दिन और रहता तो अंग्रेज को जाना ही पड़ता। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बीडी सावरकर ने दिया था। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजराइली ने यह स्वीकार किया था, जो कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कुछ और लोग साथ देते तो अंग्रेज 1857 में ही भगा दिए जाते अपने भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया था। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर RC मजूमदार की कटु आलोचना हुई थी, जिसके विचारानुसार क्या था बात? सामान्य जनता को अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। सामान्य जनता को अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। सोचिए।
भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां 1859 में विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां 1859 में। 1857 के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? बर्मा में, रंगून बर्मा में भेज दिया गया था इनको। और ये एक लाइन बोले थे कि पूरे भारत का बादशाह, लेकिन उसे 2 गज जमीन ना मिला इंडिया में, रंगून भेज दिया गया था, निर्वासित करके बर्मा भेज दिया गया था। नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। नाना साहब 1859 में कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सैयद अहमद खां ने लिखी थी 1859 ईस्वी में। अब विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी के विद्रोह पर किताब लिखे थे 1859 में। असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सैयद अहमद खान ने लिखी थी। सैयद अहमद खान ने लिखी थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार, क्योंकि कोई चीज एकजुटता नहीं थी। राजा लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों को मदद कर रहे थे, और यहाँ युद्ध कौन लड़ रहे थे? कृषक और मजदूर लड़ रहे थे। सोचिए कैसे जीत पाते हम लोग मेरे भाई। तो आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, एक सपोर्ट, एक प्यार बना कर दीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।